सुनो कहानी। जमीन पर गिरी वो जंग लगी कील और खून से सने काले धागे वो सिर्फ एक वहम नहीं थे। वो एक चीखता हुआ सच था जिसने समीर के अविश्वास के शीशे को चकनाचूर कर दिया था। समीर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। जो इंसान भूत प्रेत और काले जादू को सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानता था, आज उसी की पत्नी के गले से एक शमशान की कील बाहर निकली थी। उसी रात समीर नेहा को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने नेहा के गले का एक्सरे किया, एंडोस्कोपी की, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। गले के अंदर ना तो कोई खरोच थी और ना ही किसी धातु के होने का कोई निशान। डॉक्टरों ने इसे मास हिस्टेरिया या सिवियर हेलुसिनेशन का नाम देकर कुछ नींद की गोलियां थमा दी। लेकिन समीर और नेहा दोनों जानते थे कि उन्होंने अपनी आंख से क्या देखा था। वो कील समीर ने खुद अपने रुमाल में लपेटकर अस्पताल लाई थी, लेकिन जब उसने डॉक्टरों को दिखाने के लिए रुमाल खोला तो उसमें कील नहीं बल्कि राख की एक छोटी सी ढेर थी। अगली सुबह वे दोनों थके हारे हवेली लौटे। गलियारे में सुमित्रा देवी अपनी पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। नेहा को देखते ही उनका चेहरा गुस्से से भर गया। आ गई अस्पताल से? मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की के कदम इस घर के लिए पनौती हैं। जब से आई है घर में बीमारी और मनहूसियत ही फैल गई है। पता नहीं कौन सा पाप करके आई है जो मेरे घर को शमशान बना रखा है। सुमित्रा देवी ने जहर घोलते हुए कहा। समीर ने अपनी माँ को बीच में ही टोकते हुए कहा, माँ प्लीज अभी नहीं, नेहा की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन सुमित्रा देवी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। नेहा टूट चुकी थी। उसे लगा कि शायद वो सच में पागल हो रही है। तभी उसे अपने कंधे पर एक नर्म स्पर्श महसूस हुआ। वहां ऋतु खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानिए प्लीज। मैं जानती हूं आप पर क्या बीत रही है। ऋतु ने बहुत दया भाव से नेहा को कहा और उन्हें कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचकर ऋतु ने अपने पल्लू से एक काले रंग का सूती धागा निकाला जिसमें एक छोटी सी तांबे की ताबीज पिरोई हुई थी। भाभी, ये ताबीज मैंने पास के एक सिद्ध मंदिर के पुजारी से बनवाई है। मैंने सारे आपके लक्षण बताए। उन्होंने कहा कि आप पर किसी बहुत ही ताकतवर काली शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपने इसे अपने गले में नहीं पहना तो आज रात को शक्ति आपकी जान ले सकती है। ऋतु की आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी और घबराहट थी। नेहा ने उस ताबीज को देखा। उसमें से चमेली की तेल और एक अजीब सी सूखी जड़ी बूटी की महक आ रही थी। ऋतु के लिए नेहा के दिल में सिर्फ प्यार और भरोसा था। उसने बिना कोई सवाल किए वो ताबीज पहन ली। ताबीज गले में जाते ही नेहा को एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। शाम ढल चुकी थी। समीर ने नेहा को डॉक्टर की दी हुई दवा खिलाई और खुद भी थकान के कारण गहरी नींद में सो गया। रात के 2 बज रहे थे। अचानक नेहा की नींद टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। ताबीज, ऋतु की दी हुई वो ताबीज सचमुच आग की तरह तप रही थी। नेहा की गर्दन की चमड़ी जलने लग रही थी। वह दर्द से कर्रा उठी। उसने समीर को जगाने की कोशिश करी। समीर, समीर उठो। लेकिन समीर मुर्दे की तरह सो रहा था। दवा ने शायद उसे बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया था। नेहा घबराहट में बिस्तर से उठी। ताबीज इतनी गर्म थी कि नेहा की उंगलियां उसे छूते ही जल गईं। वो भागकर बाथरूम गई। उसने शावर ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई। पानी पड़ते ही ताबीज की जलन थोड़ी कम हुई, लेकिन तभी लाइट चली गई। बाथरूम में एकदम अंधेरा छा गया। सिर्फ शावर से गिरते पानी की आवाज आ रही थी। नेहा अंधेरे में दरवाजे का हैंडल टटोल रही थी कि तभी उसको अपने बेडरूम से आवाज आई, नेहा, नेहा बचाओ। वो समीर की आवाज थी। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो ताबीज का दर्द भूल गई। उसने तुरंत गीले कपड़े में ही बाथरूम का दरवाजा खोला और बेडरूम में भागी। कमरे में खूब अंधेरा था।
खिड़की से आ रही चांद की हल्की सी रोशनी में उसने बिस्तर की तरफ देखा। समीर का शरीर चादर के नीचे था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल शांत। समीर, नेहा ने दबी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अगर समीर सो रहा है तो चीख किसकी थी? तभी नेहा को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उसके मुंह से भाप निकलने लगी है और तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे गई। बिस्तर के नीचे अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। वो आंखें सीधा नेहा को घूर रही थी। नेहा की सांसें हलक में आ गईं। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। बिस्तर के नीचे से एक लंबा सूखा हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियों पर लंबे लंबे सड़े हुए नाखून थे। उस हाथ ने नेहा के पैरों को पकड़ लिया। उस हाथ की पकड़ एकदम लोहे जैसी थी। उसके नाखूनों ने नेहा के पैरों का मांस चीर दिया। नेहा दर्द से चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। वो साया उसे बिस्तर के नीचे घसीटने लगा। नेहा ने अपने नाखूनों से जमीन को खरोचा, दरवाजे की तरफ रेंगने की कोशिश करी, लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा थी। समीर, समीर उठो! नेहा पूरी जान लगाकर चीख रही थी, लेकिन समीर नहीं उठा। नेहा को घसीटते हुए बिस्तर के नीचे ले जाया जा रहा था, उस घने अंधेरे में जहां से बदबूदार हवा और जानवर जैसी गुरगुराहट आ रही थी। तभी नेहा के हाथ में वो गर्म ताबीज आया। उसने पूरी ताकत से उस ताबीज को खींचा और तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, वो साया हवा की तरह धुंध में गायब हो गया। नेहा हांफती हुई उठी और उसने बेड साइड लैंप ऑन किया। लाइट आ चुकी थी। उसने चादर खींचकर समीर को उठाया। समीर हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? तुम जमीन के नीचे क्यों गिरे हो? तुम्हारे पैरों से खून क्यों बह रहा है? समीर घबराकर चिल्लाया। नेहा ने रोते हुए उसे सब बताया। समीर ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और नेहा के पैरों पर पट्टी बांधने लगा, लेकिन नेहा की नजर जमीन पर पड़े उस टूटे हुए ताबीज पर थी। उसने ताबीज उठाया। टूटने की वजह से उस तांबे के ढक्कन के अंदर जो कुछ भी था वो बाहर आ गया था। वो कोई जड़ी बूटी नहीं थी। ताबीज के अंदर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। नेहा ने कांपते हाथों से उस कागज के टुकड़े को खोला। उस कागज पर खून से नेहा का नाम लिखा था और उसके चारों तरफ मौत का एक तांत्रिक यंत्र बना हुआ था। ये ताबीज नेहा की रक्षा के लिए नहीं, ये ताबीज उसे कमजोर करने और बुरी शक्तियों को उसके ऊपर पहुंचने तक का रास्ता था। लेकिन ये ताबीज तो रितु ने दिया था, मासूम बेचारू रितु ने। क्या रितु भी माँ के साथ मिली हुई है? नेहा के दिमाग में ये खौफनाक सवाल हथौड़े की तरह बजने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो समीर को वो कागज दिखा पाती, रात के 3 बज चुके थे। उनके बेडरूम का दरवाजा कोई पूरी ताकत से पीट रहा था और बाहर से एक आवाज आ रही थी। भाभी, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है। वो आवाज रितु की थी, लेकिन वो रितु की हमेशा मीठी वाली आवाज नहीं थी। वो आवाज भारी, फटी हुई और किसी और की लग रही थी। क्या रितु भी इस काले जादू के खेल का शिकार हुई है, या कोई और राज है? जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार करें।